स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना, वो हमारे पास जो टॉपिक था प्रेशर का टॉपिक था, उसकी बेस के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, उसमें कुछ हमने डेफिनेशन इसकी स्टडी की थी, जिसके अंदर प्रेशर की डेफिनेशन थी, एब्सोल्यूट प्रेशर था, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर से रिलेटेड थी, गेज प्रेशर था। मैं स्लाइड भी शेयर करता हूँ। जो लोग लेट ज्वाइन करें वो बाद में अपनी अटेंडेंस लगवा लेना, और नेक्स्ट टाइम से जो है ना वो टाइम पे ज्वाइन किया जाए। उम्मीद है आपके सामने स्लाइड्स आपको नज़र आ रही नज़र? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, तो हमने एब्सोल्यूट गेज और वैक्यूम प्रेशर, इन चीज़ों को जो था वो डिस्कस किया था। एक और हमने चीज़ डिस्कस की थी बीच में कि जो प्रेशर है, अगर टॉप के ऊपर कोई बॉडी है, अगर वाटर के अंदर मौजूद है, किसी लिक्विड के अंदर मौजूद है वो बॉडी, तो उसकी टॉप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, या अगर वो बॉडी जो है उस लिक्विड के अंदर, उस टैंक के अंदर बिल्कुल निचली सतह पे, बॉटम पे हो, तो ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। यानी कि अगर यहाँ पर है, उसकी फिर आप लोगों को रीज़न भी बताई थी कि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस उसके ऊपर जितना वाटर है, जो वाटर की लेयर्स हैं उनका प्रेशर भी है, उसके वेट की वजह से प्रेशर भी है। तो इस वजह से जो बॉटम में होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर और टॉप पे कम होता है। तो ये चीज़ है हमारे पास। अब इसकी डेरिवेशन एक हम क्या करते हैं कि ये पिंक से कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक लिक्विड है हमारे पास, वाटर है। हम क्या करते हैं कि इसके एक स्मॉल पैच ले लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, उसके ऊपर डेरिवेशन कर लेते हैं। सो हमने क्या किया कि ये आपके पास एक पैच मौजूद है, फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना ली, एक रेक्टेंगुलर पैच हमने ले लिया। इसकी ये वाली जो साइड है वो DZ है, हॉरिजॉन्टल साइड DX है। नीचे को कोई भी जो बॉडी हो उसका अपना एक वेट होता है, डाउनवर्ड की तरफ वो फोर्स लगा रहा होता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि कोई भी चीज़ हो उसको इक्विलिब्रियम देने के लिए जो फोर्सेस हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, आपको पता है वो ज़ीरो होता है इक्विलिब्रियम के अंदर। ये फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। या अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों बराबर होती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो। या जैसे आप KVL KCL वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू ज़ीरो। या दूसरे लफ्ज़ों में क्या होता है, जो वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू वोल्टेज जो डेसिपेट हो रहा है। यानी कि जो बैटरी वाला वोल्टेज है वो एक तरफ हो जाता है, और बाकी सारे जो रजिस्टर्स के अंदर जहाँ जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो सारे एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है। तो सप्लाई इज इक्वल टू डेसिपेशन, या सप्लाई प्लस डेसिपेशन करेंगे तो इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। खैर, तो इसी तरह इक्विलिब्रियम के अंदर भी ऐसे ही होता है। या टेबल के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ रखी हो, मिसाल के तौर पर टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, तो टेबल बुक को उस वक्त तक उठाए रखेगा जब तक कि वो नीचे से एक इक्वल फोर्स उसको दे रहा है। बुक उस पर वेट आ रही है, टेबल उसको सपोर्ट कर रहा है, और अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर वेट रख देते हैं क्योंकि टेबल की सपोर्ट से बाहर है, तो फिर वो गिर के नीचे गिर जाएगी, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम अपना लूज़ कर देगा, ठीक है। तो हमने भी ये वाटर का एक पैच लिया, तो जब हमें तीनों डायमेंशन जहाँ पे चाहिए होंगी तो उसमें DZ DX वगैरह ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। अच्छा, 3D के अंदर इन डेप्थ भी एक चीज़ होती है कि उसकी डेप्थ जो है वो कितनी है। वो तो साफ ज़रा 2D के अंदर उसको हम नहीं देख सकते, 3D के अंदर जो है उसकी गहराई कितनी है। तो हमने इसमें जो डेप्थ है उसकी क्वांटिटी जो ली है वो यूनिट है, ठीक है, यानी कि 1 है वो, ठीक है। यानी कि एक डायमेंशन जो है वो 1 है, एक DX है और एक DZ है। जहाँ पर तीनों डायमेंशंस चाहिए होंगी वहाँ पर एक डायमेंशन आपके पास, जिस तरह अक्सर आप यूनिट लेंथ की बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने स्लाइड को थोड़ा बड़ा किया है, उसी तरह सेम आपके पास डायग्राम है। अच्छा, इसको नीचे से देखें तो ये एक P2 लग रहा है, नज़र आ रहा है सबको ये P2? यस सर।
यस सर। अच्छा, ये आप लोगों को साथ में जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ उसका भी आइडिया होता है या जस्ट स्क्रीन ही आती यस है? सर, हो रहा है। यस ठीक सर, है। हो रहा तो ये P2 है जो कि नीचे से प्रेशर लग रहा है उसको स्टेबल कर रहा है। एक ऊपर से प्रेशर लग रहा है P1। ये P1 कौन सा प्रेशर है? ये एटमॉस्फेरिक आप कंसिडर कर रहे हैं जो टॉप साइड से उसको लगता है। ठीक है, अभी हमने किसी चीज़ का कोई सिंबल नहीं रखना, ये बाद में हम रख लेंगे सिंबल, लेकिन जस्ट अज्यूम कि ये एक टॉप से प्रेशर लग रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक के हर चीज़ पे वो लगता है। और फिर उस बॉडी का एक अपना वेट है, एक तो ऊपर से उसको दबाओ और एक उसका वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। और वेट जो फोर्स लगाता है वो क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है W = mg, यानी कि एक वेट की फोर्स है और एक ऊपर से प्रेशर लग रहा है। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक नीचे से फोर्स लग रही होगी जिसने इन दोनों को बैलेंस किया होगा। इस बात से सारे इत्तेफाक करते हैं कि एक वेट की वजह से फोर्स लग रही, यस एक सर। टॉप से फोर्स लग रही। तो अगर अगर उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखना है तो नीचे से भी एक ऐसी फोर्स नीचे से लगेगी जो कि टॉप से लगने वाली दोनों फोर्सेस का सम होगी। ठीक है, जैसे आप सप्लाई डेसिपेशन वाली बातें करते हैं ना, तो जो दो ऊपर से फोर्सेस लग रही हैं उन दोनों के मद्दे मुकाबल उन दोनों के बराबर एक फोर्स लग रही होगी नीचे से। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो होता है ना उसको ज़ीरो लिखा हुआ है, जो सिग्मा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। बैलेंस करने के लिए मैंने लिख दिया कि फोर्स अपवर्ड और फोर्स डाउनवर्ड बराबर है। इस बात से भी आप सारे इत्तेफाक करते हैं तभी इक्विलिब्रियम आएगा। अब यहाँ पर जो अपवर्ड की तरफ फोर्स लग रही है वो आपके पास P2 की वजह से ना, उसको मैंने क्या लिख दिया F2। और जो टॉप से लग रही है P1 की वजह से उसको मैंने लिख दिया F1। और जो वेट की वजह से लग रही है उसका मैंने नाम रख दिया FW, यानी कि फोर्स ड्यू टू द वेट। इतना तो किसी को कोई इशू नहीं है, ये जो F2 = F1 + FW लिखा। नो सर। अब जो FW है उसका मतलब है कि वेट की वजह से लगने वाली फोर्स। वेट का फॉर्मूला होता है W = mg। वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अब ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट होती है कि इसका वेट कितना है, इसका जी इतने किलोग्राम वेट है, तो वो बेसिकली मैस होता है। खैर वो वर्ड उस तरह का अब यूज़ होने लग गया। तो वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम। ठीक है, वेट एक फोर्स होती है। एनी हो, F2 - F1 = FW। अब आपने प्रेशर का लास्ट टाइम प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है जी प्रेशर का फॉर्मूला? एफ प्रेशर, हाँ जी, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, तो फोर्स फिर क्या हुई? अगर प्रेशर फोर्स ओवर एरिया है, ये मैंने लिखा है स्लाइड पे, तो फोर्स किस चीज़ की इक्वल होगी? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है जी। सो हम क्या काम करेंगे कि फोर्स की जगह हम क्या लिख लेंगे? प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, कहाँ पर लिख सकते हैं? जहाँ पर प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही, तो F2 की जगह हमने क्या लिख दिया? P2A2। ठीक है, F2 की जगह आपने क्या लिख दिया? P2A2। और F1 की जगह आपने क्या लिख दिया? P1A1। ठीक है जी। इसकी जगह आपने P2A2 लिख दिया और P1A1 इसकी जगह लिख दिया। ठीक है, अब बात यह है कि प्रेशर तो आपने मेंशन कर लिया कि नीचे से P2 है ऊपर से P1 है। अब एरिया की बात आई, एरिया के अंदर कितने डायमेंशंस होते हैं? एरिया 2D होता है या 3D होता है? 2D होता है एरिया। 3D। 2D होता है। वॉल्यूम 3D वॉल्यूम आपके वॉल्यूम पास होता है, 3D। वॉल्यूम में 3 ओके ओके। डायमेंशंस होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, वॉल्यूम को देख लेते हैं पहले, एरिया में चलो बाद में आ जाते हैं। आसान से लफ्ज़ों में वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, यानी कि तीनों डायमेंशंस आपके पास आ जाएंगे। एक डायमेंशन को आपने dx लिया हुआ, एक डायमेंशन को आपने dz लिया हुआ, और जो उसकी गहराई है, जो डेप्थ है, उसको आपने यूनिट कंसीडर किया, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है, ये क्रॉस के ऊपर मैंने सर्कल इसलिए लगाया था ताकि ये एक्स के साथ कहीं मिक्स ना हो जाए ना।
चलिए, तो डी एक्स इंटू डी जी इंटू तीसरी डायमेंशन आनी थी, लेकिन कहा हुआ है कि जो डेप्थ है वो 1 है, तो वॉल्यूम किस चीज़ के इक्वल हो गया, डी एक्स इंटू डी जी। तो जहाँ पर हमें वॉल्यूम रिक्वायर होगा वहाँ पे हम डी एक्स डी जी लिखेंगे। अच्छा, ये डी एक्स क्यों लिख रहा हूँ, इसको एक्स या जी क्यों नहीं लिख रहा। आपने एक स्मॉल पैच लिया, जब एक छोटी चीज़ होगी, जब एक छोटा एक पैच लेंगे तो उसकी फिर लेंथ्स वगैरह भी डेल्टाज के अंदर होती है। जब पूरी बॉडी होती है तो उसके अंदर फिर इस तरह का काम नहीं होता, उसमें डेल्टाज नहीं होते। पूरी जब बॉडी होती है तो उसके अंदर फुल लेंथ या फुल हाइट या फुल विड्थ होती, ठीक है। तो जब आप फ्रैक्शनल अमाउंट लेते हैं फिर इसलिए सिंबल्स भी मतलब डेल्टा की फॉर्म में, यानी कि स्मॉल पैच उसका। अगर आप एरिया की बात करें तो अगर ये कोई भी ये जो बॉडी है अगर उसकी गहराई इन डेप्थ 1 है, ठीक है, उसका मैं एरिया अगर कैलकुलेट करूं तो एरिया उसका मैंने लेंथ इंटू विड्थ लिखा हुआ है। लेंथ उसकी आपके पास क्या है, ये जो चीज़ है दैट इज डी एक्स। इस लेंथ के ऊपर आपके पास फोर्स लग रही है ना, क्या ख्याल है, ये जो लेयर है ना इसके ऊपर आपके पास फोर्स लग रही है ऊपर से, और इस लेयर के ऊपर फोर्स लग रही है नीचे से। तो ये लेयर कौन सी है, डी एक्स, ठीक है। और ये तो इसकी एक डायमेंशन है सिंगल। दूसरी जो इसकी डायमेंशन है जो इसकी विड्थ है, ठीक है, वो क्या है, वो 1 है। तो इसलिए लेंथ इंटू विड्थ जब आप करेंगे तो वो डी एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, डी एक्स ही सिर्फ ए टू की जगह आ जाएगा डी एक्स। और जब आप ए वन की बात करेंगे जो एरिया टॉप पे है, तो उसका अगर एरिया देखें इस लेयर का तो उसकी लेंथ डी एक्स है और उसकी विड्थ जो है इनटू द पेज जो है वो चीज़ क्या 1 है। तो अगेन ए वन भी क्या होगा, लेंथ इंटू डेप्थ उसकी, तो उसकी वैल्यू क्या डेप्थ की 1 है, और लेंथ ये क्या चीज़, ये डी एक्स है पूरा, ये भी डी एक्स है और ये भी डी एक्स है। तो A1 की जगह भी dx आएगा, A2 की जगह भी dx आएगा, और अगर वॉल्यूम कहीं भी आपको चाहिए होगा तो उसकी जगह dx और dz आएगा। तो अब हम वैल्यू जो है वो प्लग इन कर लेते हैं, यानी कि मुझे A2 A1 की जगह वैल्यूज़ प्लग इन करनी है, और उसके अलावा मास और ग्रेविटी पे भी प्लग इन करनी है। मास डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी, ठीक है। तो मास फिर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला। तो मास जो होगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जी वैसे ही आ गया। तो एम जी की जगह हमने लिख दिया डेंसिटी, वॉल्यूम और ग्रेविटी। इस वॉल्यूम की जगह क्या चीज़ आ जाएगी, ये डी एक्स डी जी। इस ए टू की जगह क्या आ जाएगा, ये डी एक्स, और ए वन की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला डी एक्स। अब हम इनको प्लग इन करते हैं ज़रा, कि P2 A2 की जगह क्या आ गया, डी एक्स माइनस P1 A1 की जगह क्या आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास था एम जी। तो एम जी की जगह आपने लिखा, एम की जगह लिखा रो वी, और इनटू क्या लिखा, जी लिखा। तो जो आपके पास जी है, रो जी है, उसको एक साइड पे कर लिया, बी को एक साइड पे कर लिया, ताकि वैल्यू वहाँ पे प्लग इन की जा सके। और आपके पास अब डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, डी एक्स दोनों तरफ से कॉमन आगे, इधर बचा P2 माइनस P1, और इस जगह पे वॉल्यूम के आपने वैल्यूम प्लग इन कर दिया डी एक्स डी जी। तो ये वाला डी एक्स इस डी एक्स से कट जाएगा, दोनों तरफ आप डी एक्स से डिवाइड कर दें, जो बाकी चीज़ आपके पास बची है वो आपके पास मौजूद है। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू डी जी, ठीक है। और डी जी अगर आप देखें तो बेसिकली क्या है, वो हाइट है। डी जी का जो फैक्टर है वो हाइट का फैक्टर है। अच्छा, ये जो P2 माइनस P1 लिखा हुआ है इसको मैं DP भी लिख सकता हूँ ना, चेंज इन प्रेशर। दो प्रेशर्स को आप सब्ट्रैक्ट करें, इसको मैं DP भी लिख सकता हूँ। इसको मैं P2 P1 तो वैसे ही वो मौजूद है, इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू डी जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक इस टाइप का रिलेशन आ रहा है कि प्रेशर के अंदर जो चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डी जी के ऊपर, जो आपके पास क्या हाइट है। नो डाउट डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रही है, ग्रेविटी पे भी है, और डी जी जो कि हाइट है उस पर भी डिपेंड कर रही है। फिलहाल जो हम चीज़ जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम ये देख रहे थे कि आपके पास प्रेशर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं या ऊपर को आते हैं, जैसे जैसे वो हाइट चेंज हो रही होती है, डेप्थ चेंज हो रही लट से, तो वेरिएशन क्या प्रेशर के अंदर आती है या नहीं आती। तो वो फार्मूला से विजिबल है कि वेरिएशन आती है, उस डीपी और डीसी आपस में रिलेशन में मौजूद है, वेरिएशन आएगी। फर्दर इसको भी हम
कर रहे हैं, आगे मज़ीद भी स्टडीज़ को कर रहे हैं। अच्छा, रो जी जो है उसकी जगह गैमा उसने लगा दिया। अब गैमा क्या है, ये आपको एक दो लेक्चर पहले पढ़ाया था, स्पेसिफिक वेट। गैमा का जो फॉर्मूला है, गैमा इज इक्वल टू था रो जी, यानी कि डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। पिछली स्लाइड्स में आप जाके देखिएगा, और के तौर पे भी नीचे खैर मैंने मेंशन कर दिया कि ये आपके पास किस तरह आ रहा है ना, नीचे लिखा भी हुआ मैंने। तो एनी हो, रो जी के आपके पास गैमा है। अगर आप ये भी लिखना चाहे P2 माइनस P1 इज इक्वल टू गैमा डी जी, वो भी आप लिख सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अच्छा जी, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी डी जी, इसको अब ज़रा डिस्कस करते हैं। ये जो फुल स्क्रीन की अभी नज़र आ रही है आपको स्लाइड, फुल स्क्रीन के ऊपर, या पहले वाली नज़र आ रही? नो सर, पहले वाली आ रही है। यस सर, मेरे पास तो फुल स्क्रीन वाली आ रही है सर। चलें, ये आपके पास फुल स्क्रीन में आ रही होगी, आ रही नज़र अब? जी सर, फुल अब आ रही स्क्रीन में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे रिलेट करनी है ना, वो ये हैं बेसिकली कि P2 माइनस P1 को मैं रो जी डेल्टा जी भी लिख सकता हूँ। डेल्टा जी बेसिकली क्या है, मेरे पास हाइट है, यानी कि जैसे जैसे नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे प्रेशर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली बात करनी थी। इसको ही आगे ज़रा स्टडी मतलब आगे मज़ीद कंटिन्यू करते। तो खैर फार्मूला से ये चीज़ विजिबल है कि वाकई ही चेंज इन प्रेशर का ताल्लुक डी जी से है, हाइट से उसका ताल्लुक है। अभी आगे देखते हैं कि वो लिंक किस तरह का। जैसे मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि जैसे जैसे आप नीचे बॉटम में जाते जाएंगे आपके पास प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा। तो आपने बताया था कि ज़्यादा होगा प्रेशर, और मैं बताया था अगर टॉप लेयर पे रह रहे हैं तो फिर आप लोगों ने कहा कम होगा। वो उस जस्टिफिकेशन की तरफ भी हमने जाना है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें विजिबल होगी कि वाकई हाइट के साथ कोई ना कोई लिंक है। अच्छा, जो बुक के अंदर फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है, और या वैसे जो फॉर्मूला बुक के अंदर वो ये चीज़ लिखी डी पी क्यों आया P2 माइनस P1, अभी हमने देखा अपनी डेरिवेशंस के ऊपर। और P2 माइनस P1 हमारा किसके इक्वल था, वो भी डेरिवेशन में आपने देखा रो जी डेल्टा जी। तो चूँकि ये डायरेक्ट लिखे हुए इसलिए मैंने डेरिवेशन वाले एक दो पेज बीच में लिखे हुए। फिर आपको ये भी बताया कि रो जी को क्या आप लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट भी लिख सकते हैं, उधर मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ, ठीक है, इंटू डी जी को आप हाइट भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर आप कुछ चीज़ें रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आप देखें ये जो P2 है, ये कौन सा P होता है, ये जो टॉप से लगने वाला प्रेशर P1 और नीचे वाली साइड से जो प्रेशर लग रहा होता है वो हमारे पास क्या है, P2 है, ठीक है। तो P2 बेसिकली क्या है कि P2 इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर। P2 के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो वेट की वजह से और प्लस P1 एटमॉस्फेरिक की वजह से, वो दोनों मिला के बन रहे हैं P2 के इक्वल आ रहे हैं। अगर हम ये जो P2 है उसको इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास चीज़ बन जाएगी P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसमें इक्वेशन को लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू रो जी डेल्टा जी प्लस P1। तो P2 क्या है, ये ऐसे समझे कि 0.2 के ऊपर एक एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो उसके अंदर क्या चीज़ आ रहा है, P1 कौन सा होता है, P1 टॉप से जो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी जी। तो जी क्या बेसिकली हाइट का फैक्टर है। तो P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें प्रेशर देखना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, तो उसको हम फिर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। तो ये हमें बता रहा है कि जैसे जैसे आप हाइट चेंज करेंगे प्रेशर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा।
तो ये जो P2 माइनस P1 है या P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक, ये पिछले दिन आपने पिछले लेक्चर में एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर बेसिकली क्या होता है? गेज प्रेशर डिफरेंस है किस चीज़ का? एब्सोल्यूट प्रेशर का और एटमॉस्फेरिक का। तो आप इसको P गेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक इन दोनों के एक साइड पर रख लें, इसको आप P गेज भी कह सकते हैं, इक्वल टू रो जी एच। तो एक ही फार्मूला की मल्टीपल आप उसकी देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन हैं। यही चीज़ है डी पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 और -1 से 2 रो जी डी जी। अब एक चीज़ है यहाँ पे माइनस एक्स साइन आपको फॉर्मूला के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस माइनस साइन की क्या क्या रीज़न है बेसिकली, क्योंकि हम भी कभी माइनस साइन यूज़ करेंगे, कभी प्लस करेंगे, वो डिपेंड करता है, वो आप भी लर्न कर लेंगे। अच्छा जी, रीज़न बता देता हूँ कि माइनस साइन क्यों। अब हो ये रहा है कि आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहे हैं, हाइट आपके पास जो है वो ज़्यादा हो रही, प्रेशर भी आपके पास बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी सूरत में क्या है कि जैसे जैसे आप अपवर्ड आ रहे हैं, आपके पास प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है। तो उसकी वजह क्या है? द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू आवर टेकिंग द पॉजिटिव जी डायरेक्शन टू बी अपवर्ड, सो दैट डीपी इज नेगेटिव। अब उसमें है क्या कि जी जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव होती है, ठीक है। जब आप अपवर्ड जा रहे हैं जी की पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन जो आपका रिजल्ट निकल रहा है, जो आपका प्रेशर का आंसर है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो कम होता जाता है। तो उसके कहने का ये मुराद है कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं, जी अपवर्ड डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव हो रहा है तो प्रेशर भी पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन आपका प्रेशर टेक्निकली क्या है? नेगेटिव है। तो ये जो जी की डायरेक्शन है उसके साथ जो प्रेशर का जो आंसर है वो उससे ऑपोजिट बिहेवियर रखता है। जी अपवर्ड जहाँ तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपका प्रेशर कम होता जाता है, और जी जैसे जैसे आप डाउनवर्ड आते हैं वो नेगेटिव होता जाता है और आपका प्रेशर जबकि बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये जो जी एक्सिस के साथ जो बिहेवियर है उसके इख्तलाफ की वजह से यहाँ पर जो है वो नेगेटिव का साइन आपको शो हो रहा है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ में पॉजिटिव साइन भी होगा, कुछ में नेगेटिव साइन भी होगा, वो हम देखेंगे कि जिस पॉइंट के ऊपर रहकर आप प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, आया कि वो उस पॉइंट की तरफ है, यानी कि टुवर्ड्स दैट पॉइंट लग रहा है, या ऑपोजिट टू दैट पॉइंट है। तो अगर तो आप जिस पॉइंट पे मेजरमेंट्स लेना चाह रहे हैं उसकी तरफ अगर प्रेशर लग रहा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। जैसे आप कोई आपका दोस्त है, तो अगर तो वो उसकी सपोर्ट आपकी तरफ है तो डेफिनेट सी बात है वो आपका एक बेहतर दोस्त कंसिडर होगा, उसकी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अगर वो आपके टुवर्ड्स यू नहीं है, वो आपसे मुखालिफ है, तो फिर डेफिनेट सी बात है नेगेटिव साइन आएगा। तो हम भी जो मेजरमेंट्स लेंगे, जहाँ पर हम कैलकुलेशंस करेंगे, अगर प्रेशर उसकी तरफ लग रहा हो उस हिम्मत में तो वो पॉजिटिव होगा, अगर उससे अवे होगा तो वो फिर नेगेटिव कंसिडर होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को भी हमें इशू नहीं रहेगा, इसमें इंशाल्लाह हमारी बहुत बेहतर जो कमांड है वो हो जाएगी। तो अभी एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल ज़रा देख लेते हैं। चलें, यहाँ पर हमारे पास ये आपको एग्जांपल 1.6 नज़र, मेजरिंग प्रेशर विद मैनोमीटर।
ये स्टूडेंट एग्जांपल नजर आ रही है और कोई स्क्रीन है? यस सर, आ रही है। एग्जांपल आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ऊपर हेडिंग में एक लिखा हुआ मयरिंग प्रेशर विद मैनोमीटर। अच्छा, हेडिंग खुद से डेटा को रीड आउट करके बनाई गई है। साफ ज़ाहिर ये न्यूमेरिकल्स में तो हेडिंग नहीं होती, जब आपको वो क्वेश्चन आएगा तो ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है। सो आप क्या करें कि आप प्रेशर को मेजर कर रहे हैं मैनोमीटर के थ्रू। मैनोमीटर आपके पास क्या है कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और यू टाइप इसकी शेप होती है, जैसे यू ट्यूब है। ठीक है, कि उसकी एक ट्यूब सी बनी होती है, और जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आप यू लिखते हैं उस टाइप की इसकी शेप होती, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना पिक्चर के अंदर। तो हो क्या रहा है कि मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर इन अ टैंक। ये आपके पास टैंक है और उसमें पिंक से कलर में पी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है। और द फ्लूइड हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.8 g। उसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो 0.8 g है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी आपने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ओवर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड, यानी कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। दो डेंसिटीज़ को ही आपस में डिवाइड किया होता है और वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है आपके पास। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी खैर 0.85 है, एंड द मैनोमीटर कॉलम हाइट इज़ 55 सेंटीमीटर। ये मैनोमीटर है और उसके कॉलम, ये मैनोमीटर की जो हाइट है वो 55 सेंटीमीटर। ठीक है। एज शोन इन फिगर, हमने पिक्चर में भी देख रहे हैं। इफ़ द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 96 किलो पास्कल, अगर जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 96 किलो पास्कल। ये तो जो टैंक है वो कवर्ड है, इसके तो ऊपर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। ये ट्यूब यहाँ से ओपन है, तो एनवायरनमेंट जो ओवरऑल जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर यहाँ पे लग रहा है वो 96 है। ठीक है। सो डिटरमाइन द एब्सोल्यूट प्रेशर विद इन द टैंक। अब आपने टैंक के अंदर प्रेशर फाइंड आउट करना। अब देखने वाली चीज़ ये है कि टैंक के अंदर आपको नहीं पता कि क्या चीज़ है उसके अंदर। ठीक है, टैंक के अंदर क्या चीज़ है आपको नहीं पता। ठीक है, आपने उसका प्रेशर फाइंड आउट करना है कि विद इन द टैंक कितना प्रेशर है। आप जो सहारा ले रहे हैं वो मैनोमीटर का ले रहे हैं, और जो मैनोमीटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो भी आपने देख लिया है कि वो 96 किलो पास्कल है। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं ना वेरी क्विक वे। अच्छा जी, अच्छा अभी आप चूँकि बिगिनिंग फेज़ में, तो एक दफ़ा मैं इन चीज़ों की आपको ये सॉल्यूशन, अजम्पशंस और प्रॉपर्टीज़ और एनालिसिस, ये जब आपने एग्जांपल्स वगैरह किया करें ना, आपने इसको रीड करना है, और एंड पे कंक्लूजन भी बाज़ दफ़ा होता है। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी चीज़ें होती है कि अच्छा इसमें करने क्या लगे, इसमें ज़ूम क्या कर रहे हैं, एनालाइज क्या कर रहे हैं, बहुत डिटेल में लिखा होता है, बहुत अच्छी चीज़ें समझने के लिए। सो द रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर टाइड टू द टैंक एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर गिवन। ठीक है, मैनोमीटर के साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो आपको गिवन है, और मैनोमीटर की हाइट भी गिवन है। द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द टैंक इज़ टू बी डिटरमाइंड, ये आपने फाइंड आउट करना है। नहीं भी ऊपर स्टेटमेंट की समझ है तो नीचे सोल्यूशन की थोड़ा सी वर्डिंग से फील हो रहा है कि आपने क्या करना है। द फ्लूइड इन द टैंक इज़ अ गैस whose density is much lower than the density of the manometer fluid। कह रहे कि गैस के अंदर assumptions है उसकी कि फ्लूइड है, इसके अंदर गैस है। ठीक है, और उसने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और सॉरी उसकी जो डेंसिटी है वो मैनोमीटर वाले मटेरियल की डेंसिटी से बहुत डिफरेंट है। ये assumption में आपको होता है। तो प्रॉपर्टीज उसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मैनोमीटर फ्लूइड इज गिवन टू बी 0.85। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है, लेकिन आपको पता है कि प्रेशर के फॉर्मूला के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी डायरेक्ट कहीं नहीं आ रही, हमें डेंसिटी चाहिए होती है जो कि हम इस स्पेसिफिक ग्रेविटी से निकालेंगे। ठीक है, वी टेक द स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ अ वाटर टू बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये भी अभी देख लेते हैं कि ये क्योंकि वाटर की भी कहीं बात नहीं हुई तो 1000 कहाँ से आ गया। वाटर की जो डेंसिटी होती है, जो स्टैंडर्ड डेंसिटी आप ले रहे हो वाटर की, वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब आपने जो फार्मूला यूज़ करना है, जो पीछे आपने ड्राइव किया, वो ये फार्मूला P इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा ज़हन लड़ाएं तो इसके अंदर जो प्रेशर है दैट इज़ द पी एब्सोल्यूट, जिसके साथ सब्सक्रिप्ट नहीं होता ना वो पी एब्सोल्यूट ही होता है। इस पॉइंट के ऊपर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है वो प्लस मैनोमीटर का प्रेशर वेट की वजह से जो होता है, इसके रो जी एच की वजह से जो प्रेशर होगा वो, और प्लस बाहर एटमॉस्फेरिक वाला, वो दोनों प्लस हो जाएंगे तो आपके पास टैंक के अंदर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा जी, इस टेक्निक की भी ज़रा बात कर लेते हैं, इससे क्या मुराद है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइट आपके पास मौजूद है 55 सेंटीमीटर, जी 9.8 होता है, पी एटमॉस्फेरिक भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एक चीज़ जो आपको नहीं मिल रही वो रो है, डेंसिटी है, ठीक है। सो डेंसिटी आप कहाँ से निकालेंगे? डेंसिटी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है डेंसिटी रो ओवर डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जो कि वाटर है। तो वहाँ से डेंसिटी किसके इक्वल आ गई? डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो स्टैंडर्ड के लिए वाटर आपने लिया है, पीछे आपने टॉपिक भी पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी का, उसके अंदर भी वाटर को स्टैंडर्ड सब्सटेंस के तौर पे ले रहा हो। तो 0.85 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके पास आ गया, ठीक है। ये डेंसिटी है, ये आपने यहाँ पर यूज़ कर ली, ठीक है। चलिए, अब ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 0.85 है और इसके अंदर मरकरी वगैरह था, कोई और मटेरियल होता तो ये 0.85 की जगह कुछ और होता। ये किसकी बात हो रही है? ये इसकी बात हो रही है जो आपको ब्लैक से कलर की चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब एक और बात की तरफ चलते हैं कि आप प्रेशर फाइंड आउट कहाँ पे करें ना, टैंक के अंदर रह के फाइंड आउट करें ना। तो अब देखना ये है कि ये जो रो जी एच की वजह से प्रेशर, एक और मैंने आपको बात बताई थी कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, वो अभी हमने सिंबल देखना, वो साइन यूज़ करना है। यहाँ पे आपको नज़र भी प्लस ही आ रहा होगा, देखते हैं कि प्लस के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है। ये जो कॉलम के अंदर जो वेट फोर्स लगा रहा है वो नीचे को लगा रहा होगा या ऊपर को लगा रहा होगा? जो किसी भी चीज़ का जो वेट होता है उसकी फोर्स नीचे को लगती है या ऊपर को लगती है? वज़न जो होता है वो किधर को फोर्स लगाता है? नीचे की तरफ से। नीचे की तरफ लगाता है। चलेंगे, अच्छा, ये जो इस मैनोमीटर के अंदर जो हाइट इंटू जी इंटू रो, ये जो फोर्स लगा रहेंगे वो नीचे की तरफ। अब नीचे वाली फोर्स को आपने ज़रा ऑब्जर्व करना है कि मैं ये नीचे क्यों कहा है या मैं किस तरह रिलेट करना चाह रहा हूँ, मेरा इससे मुराद क्या। इसने जब आपके पास प्रेशर जब एग्जर्ट किया है, ठीक है, तो इसको देखें, ये जिस तरह मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये टुवर्ड्स द टैंक है या ऑपोजिट टू द टैंक है? ये देखें ना, ये टैंक की सिमत की तरफ है ना, ठीक है। ऊपर वाला भी प्रेशर लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक भी साफ ज़र इसके ऊपर लग रहा है, इसका अपना प्रेशर भी लग रहा है, तो टुवर्ड्स द टैंक ही है। आपको कोई यहाँ पे माइनस साइन या कोई डिफरेंट साइन नज़र नहीं आया फॉर्मूला के अंदर। जो आगे एक और न्यूमेरिकल आपको करूँगा उसमें हम देखेंगे कि माइनस साइन भी आएगा, वहाँ पे ये चीज़ और क्लियर होगी कि अच्छा माइनस क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि उसमें एट अ टाइम प्लस भी हैं और एट अ टाइम माइनस भी हैं। तो प्लस वाली जगह पर प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, माइनस वाली जगह पे माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने एक और आपसे बात की थी कि जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे वो यूनिटी कन्वर्जन्स करता है स्टैंडर्ड यूनिट लाने के लिए, ठीक है। अब उस पर ज़रा बात कर लें। इसने वैल्यूज़ तो प्लग इन कर ली। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो इसने लिखा हुआ है कि 1 न्यूटन ओवर 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये क्या चीज़ें हैं? ये न्यूटन के ओरिजिनल यूनिट्स हैं। न्यूटन क्या होता है? फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का kg, एक्सेलरेशन का मास पर सेकेंड स्केयर। यहाँ पे उसने प्रेशर का 1 किलो पास्कल का स्टैंडर्ड रखा हुआ, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होती है? न्यूटन, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और किलो लिया हुआ तो 1000 लिया हुआ। ये इस तरह की चीज़ें जब आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेंगी, जो कि मैं नहीं करवाऊँगा, उसके बगैर ही चीज़ें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अभी तो चलें एक फोर्स है, अभी तो चलें एक प्रेशर आपने याद कर लिया। आगे जाते हैं काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उसके आप फार्मूलाज यूनिटी कन्वर्जन्स देख रहे हैं, और हालांकि एक दूसरे से कैंसिल हो रही है। देखें ना, 1 न्यूटन नीचे वाली चीज़ से कैंसिल आउट हो रहा है, इसका आंसर 1 आता है। मल्टीप्लाई में 1 का कोई नुकसान नहीं है, दैट इज़ द यूनिटी कन्वर्जन जो कि सूरत देगा। लेकिन ये कितने को आप याद करेंगे? कल को पोटेंशियल एनर्जी आती है उसके लिए रटा लगाएंगे, टॉर्क आता है उसके लिए लगाएंगे, कहाँ तक चलेंगे? मल्टीपल चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। सो सिंपल सा एक इसका हल ये कि आप स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये मेरी बात करने से क्या मुराद है? जो हाइट होती है वो सेंटीमीटर उसका स्टैंडर्ड यूनिट है या मीटर उसका स्टैंडर्ड यूनिट है? जो लेंथ होती है, सर मीटर होता है। हाइट इज अ सम सॉर्ट ऑफ लेंथ ना, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। मीटर है। आपको हाइट जिस मर्जी यूनिट में दियो, आप उसको स्टैंडर्ड यूनिट में रखें, दैट विल बी द मीटर, ठीक है।
तो 55 सेंटीमीटर्स को आप मीटर्स में बदल लें। कैसे बदला जाएगा? सेंटी क्या होता है? 10⁻², यानी कि 55 × 10⁻², ये क्या हो गया? ये अब मीटर्स में आ चुका है। ऐसी बात ही है ना, ये नहीं आया अभी मीटर? सर आ गया सर। ठीक है, आपने उसको अब मीटर में कर लिया, 55 सेंटीमीटर को मीटर्स में ले गए। ठीक हो गई जी बात। जी ग्रेविटी 9.8 वैसे स्टैंडर्ड ले रहे हैं। डेंसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? kg/मीटर क्यूब। आपके पास क्या है? 850 kg/मीटर क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट है। डेंसिटी क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। मास का स्टैंडर्ड क्या होता है? kg। और वॉल्यूम का क्या स्टैंडर्ड है? क्यूबिक मीटर। दैट्स फाइन, स्टैंडर्ड यूनिट है, कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं। अब प्रेशर पे सॉरी प्रेशर पे आ जाते हैं। प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल होता है, किलो पास्कल नहीं। किलो एक क्वांटिटी है, 10⁻3। मेगा एक क्वांटिटी है। ठीक है जी। सो 96 किलो पास्कल को भी आप पास्कल में ले जाएं, तो 96 किलो पास्कल को जब पास्कल में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 96,000। 96,000, ठीक है, यानी कि 96,000 पास्कल। ठीक है, ये भी सारा पास्कल में आपको रिजल्ट दे रहा है, ये भी पास्कल में दे रहा है। पास्कल प्लस पास्कल जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो भी पास्कल में आएगा, लेकिन वो आंसर जो है वो 100.6 की बजाय उसके साथ ज़ीरो ज़्यादा लगी होंगी। क्यों? क्योंकि वो किस में? पास्कल में। आपने पास्कल में लिखना है, पास्कल में लिख दें। उसको 1000 से डिवाइड करके किलो पास्कल में लिखना है तो किलो पास्कल में लिख दें। ठीक है, बात समझे आप ज़रा? आपके पास ये, आप इसको पास्कल में लिख लें इसको, तो वो क्या बन जाएगा? 96,000 करके आ जाएगा। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, ये क्या चीज़ आती है कैलकुलेटर के थ्रू? इसका आंसर बताएं कुछ। 850 × 9.8 × 0.55, ये सिर्फ इतनी चीज़ का ये जो मैंने बॉक्स में बनाई हुई है। मोबाइल पे करके बताएं। जी कर रहे हैं सर 4581 आ रहा 4581। है 81। हाँ जी, और कोई मुजाहिद इसको वेरीफाई करे तो। 4586 आ रहा है सर। 45886 आ रहा है। ठीक। अच्छा, इसके अंदर ये जी सर 96 जो 4586 आ रहा है, 4586 आ रहा था, वो मिस्टेक हो गई थी। ठीक, कोई बात। इसमें 96,000 जो है ना वो प्लस कर दें। 96,000 यानी कि 96,000। 14186। एक मिनट, तो ये क्या है? नहीं ये आपने नहीं, आप लोग गलत कर रहे हैं ना चीज़ें। सर 96,000 के अंदर 4586 करना है ना। हाँ जी, ये सर स्क्रीन पर नजर भी आता है। 100586 100 586.17 58 6। यही आ रहा है जी। वो जी पॉइंट्स सर। में तो चले, पॉइंट्स वगैरह में निकल गया। ये बच्चे मैंने क्या लिख दिया, इसके स्टैंडर्ड यूनिट बचे क्या? पास्कल। ठीक है, ऐसी है। अच्छा जी, तो अब अगर किलो पास्कल में लिखना है तो 3 ज़ीरोज़ इधर मूव कर दें तो किलो पास्कल में क्या बनेगा? ये अगर किलो पास्कल में 100 लिखना चाह रहे हैं, सपोज किलो 100.586, 5 100.586। अगर मैथ की रूह से चलें तो अगर इसको एक ही लिखना हो बजाय के 586 के, तो इसको हम लिख देते हैं 6। पता है ना ये किस तरह 5 6 कैसे बन जाएगा? ये मैथ की जो चीज़ें हैं ये इसी के इक्वल होगा ना।
ये 5 से बड़ा है ना, तो ये वाला जो सिंबल है वो 1 प्लस हो जाता है। तो इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किस में अब आंसर आ गया, किलो पास्कल। पास्कल के अंदर। हमने तो नहीं कोई ऐसी चीज़ यूज़ की 1/न्यूटन और न्यूटन ओवर मिस न्यूटन और इस तरह, ये कुछ इस तरह का काम हमने तो नहीं किया मेरे ख्याल से, है ना? ये किया, क्या ख्याल? तो लाइफ इज़ अ सिंपल, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था कि यू मे यूज़ माइंड टेक्निक इंस्टेड ऑफ दिस कन्वर्जन एक्सप्लेन्ड इन द क्लास, ठीक है। ये जब मैंने बनाई थी तब मैं क्लास में समझा चुका था, तो ये चलें खैर। एनी हो, तो यहाँ से एक चीज़ आपने लर्न की है कि स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर रखें, स्टैंडर्ड आएगा और उसके मुताबिक आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिस्टेक करने वाली बात वो ये होती है कि सपोज़ आपने इधर तो स्टैंडर्ड चीज़ें कर ली और इधर जज्बाती हो गया, आपने 96 किलो पास्कल ये लिखा हो, ठीक है, और इधर कुछ और यूनिट्स चाह रहे हैं, उधर कुछ और चाह रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें आपको खुद से आइडिया होना चाहिए कि आप क्वेश्चन के अंदर क्या करें, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन के साथ जैसे जैसे थोड़ा प्रैक्टिस इन्हांस होगी आपको चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिर इधर मैंने वो यूनिटी कन्वर्जन्स के ऊपर सारी डिटेल में एक पेज पेस्ट किया हुआ है कि P = P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच होता है। मैं बुक वाली चीज़ से नहीं चला, मैंने फिर उसको प्रूव करने यही जो चीज़ें आपको सॉल्व करके बताई हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में मैंने यहाँ पे किया हुआ। ये देखें 96 किलो पास्कल और 850 और ये वो सारी चीज़ें, और नीचे लिखा हुआ फॉर किलो पास्कल सिंपली डिवाइड। ये वो रफ चीज़ें हैं जो कि अभी आपको बता रहा था, आप साथ साथ कर रहे थे, ठीक है। उस तरह की चीज़ें, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी कि मैं बुक वाले की अगर टेक्निक नहीं अप्लाई कर रहा तो मैं अपनी टेक्निक को जस्टिफाई कर रहा था। खैर टेक्निक तो मेरी कोई भी नहीं है, मसला ये है कि मैं यूनिटी कन्वर्जन्स में नहीं घुसना चाहता था, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को न्यूमेरिकल के साथ रट्टा ना लगाना, ठीक है। और फिज़िकल सिस्टम के अंदर तो ये बड़ा टफ होता है कि हर क्वेश्चन आपको याद करना पड़ रहा हो या उस तरह की चीज़ें, सो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट वे। अच्छा, एक और एक क्विक वे में कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपके पास हाइट सेम हो ना तो प्रेशर चेंज नहीं होता। आपको होता है कि प्रेशर का फ़र्क किससे पड़ रहा था, ये अगर टैंक को देखें ना, ये इस पे वो 0.2 के ऊपर, और कहता है मैंने प्रेशर फाइंड आउट करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आसान काम है। टॉप के ऊपर जो लग रहा है दैट इज़ P1 या P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। सो P2 क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ देखें, इससे क्या मुराद है, आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट करूँ, ये जिधर मैं अभी कर्सर को ब्लिंक कर रहा हूँ, ये रेड से कलर में आपको हाईलाइट होता है, वो कर्सर नज़र आ रहा है। मैं इस जहाँ पे 2 लिखा वहाँ पे फाइंड आउट नहीं करता। अगर मैं इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहूँ तो जवाब सेम आएगा या मुख्तलिफ आएगा? हाँ जी, सर सेम आएगा। और कोई बच्चा बताया जी? ठीक है, पहले का जवाब नोट हो गया। इस पॉइंट के ऊपर यानी कि 2 जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे तो उसने कर लिया कैलकुलेट। मैं ये 2 की बिल्कुल सीध में इस जगह पे फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, सेम आएगा जवाब? और को कमेंट कीजिए एक बच्चे के अलावा। हाँ, पबजी खेल रहे हैं बाकी? नो सर। तो बता दें क्या एक सेम आएगा नहीं आएगा, कोई ना कोई तो जेन में कोई ना कोई तो तस्वीर आती होगी ना कि सर इधर सेम कुछ। आएगा। अच्छा, ये जिधर जिधर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना उधर उधर सेम आएगा। वजह क्या है? क्योंकि P एटमॉस्फेरिक भी उतना ही लग रहा है, रो जी एच हाइट तो मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आगे पीछे हो रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आगे पीछे होने से हाइट तो नहीं चेंज होगी, समझ लग रही ना बात की? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आगे पीछे होने से हाइट तो नहीं चेंज हो रही, मैं उसकी सीध में फिर रहा हूँ, हाइट मेरे पास चेंज नहीं हो रही। जब हाइट चेंज नहीं हो रही और फ्लूइड भी अगर सेम है तो सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा। लेकिन अगर मैं फ्लूइड ही बदल दूं तो फिर भी प्रेशर सेम नहीं रहेगा। वजह क्या है? फिर रो बदल जाएगी, जो डेंसिटी होती है ना वो बदल जाएगी। तो ये देखें, ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, इधर सी है, इधर डी है, इधर ई है, ये एफ है, ये जी। आप बताएं इन सब पे प्रेशर सेम होगा या मुख्तलिफ होगा?
सेम होगा फिर सर। सेम ही होगा। सेम होगा, नहीं क्यों? होगा, क्योंकि ये सेम हाइट का हॉरिजॉन्टल है। लाइन में कि सेम हाइट है। ऊपर से अगर देखें ना, ये एज जो है ये सब का सेम है, ये हाइट सब की सेम है, ऊपर से सेम है। टॉप से सेम हाइट है। और साथ में शर्त क्या है, फ्लूइड भी सेम हो। क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ फ्लूइड सेम हो? क्योंकि फॉर्मूला के अंदर आता है रो जी एच। तो जी अगर आप फ्लूइड बदलते हैं तो डेंसिटी बदल जाएगी, जब डेंसिटी बदलेगी तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, लिहाजा सेम फ्लूइड हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, तो आपके पास प्रेशर सेम ही रहेगा। लेकिन जो ही आप क्या उसको कहते हैं, फ्लूइड बदल दें, फ्लूइड जैसे ही आप बदलेंगे फिर कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर हाइट चाहे सेम भी हो, उनका प्रेशर डिफरेंट आना है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी रो डिफरेंट है। अब वो कौन सा केस है, ये देखें, एक उसने बॉटम में एक पॉइंट लिया एच और ये एक बॉटम में पॉइंट लिया आई। इन दोनों की हाइट तो सेम है लेकिन इनका प्रेशर सेम नहीं है। वजह, क्योंकि ये जो एच है वो मरकरी का है, ये जो आई है वो वाटर का है। जब आपने कैलकुलेशंस करनी है पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, तो हाइट तो सेम है लेकिन रो जो डेंसिटी की वैल्यू प्लग इन करनी है वो मरकरी की कुछ और है, वाटर की कुछ और है। तो नतीजा क्या निकला, द प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बहुत ज़रूरी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ गिवन फ्लूइड रिगार्डलेस ऑफ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिक कंसंट्रेशन पे आप नहीं जा रहे, तस्वीर कैसी है, शक्ल कैसी है, डेंट पड़ा हुआ है, क्या है जी, कोई नो वे, यूनिफॉर्म है नहीं है, ज्योमेट्रिक का यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा। हाइट को जस्ट हम देख रहे हैं। इसीलिए आपको जो तस्वीर बनाई है ना, बड़ी अजीबो गरीब सी, साटूथ टाइप सी है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय द सेम फ्लूइड। एंड वाली चीज़ बड़ी ज़रूरी है। शुरू का 2-4 बातें कर गया है, कहता है शेप से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फ्लूइड सेम हो। और दूसरी बात क्या है कि सारे पॉइंट सेम हो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। वर्टिकल प्लेन की उसने बात नहीं की, क्योंकि वर्टिकल चेंज हो गया तो हाइट चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो इस सेंस में आपके पास सेम हो जाएगी। अब एक ज़रा न्यूमेरिकल डिफरेंट वाला कर लेते हैं ज़रा। अच्छा, ये एक पॉइंट मुझे बताएं, अगर मैंने 1 के ऊपर फाइंड आउट करना प्रेशर, ये जो नीचे 1 लिखा हुआ, ये जो 1 है, इस पॉइंट पे अगर प्रेशर देखना हो तो कैसे होगा? ये नीचे लिखा भी हुआ, बस उसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी। तो एक तो आसान हल सबका ये था कि सर अगर आप चाहते हैं कि इस 1 के ऊपर प्रेशर आप फाइंड आउट करें तो P1 के ऊपर, तो आप सर P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच कर लें। मैंने कहा चलें जी ठीक है, आसान काम कर लेता हूँ, रो जी एच। लेकिन मेरी नज़र पड़ी कि यार फ्लूइड 3 एक डिफरेंट है, फ्लूइड 2 एक डिफरेंट है, फ्लूइड 1 एक डिफरेंट है, तो इनको तो मैं रो जी एच नहीं कर सकता। सारी हाइट अगर मैं इकट्ठी ले लूँ तो उसमें तो 3 फ्लूइड आ रहे हैं और फिर उन तीनों की डेंसिटी भी सेम है। तो फिर मुझे किसी ने ये समझाया कि सर आप अलग-अलग करके देख लें, फ्लूइड 3 प्लस फ्लूइड 2 प्लस फ्लूइड 1, तो वो होगा क्या कि P1 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक जो टॉप से लग रहा है, ठीक है, प्लस फ्लूइड 1 की वजह से, फ्लूइड 1 को कौन बताएगा, डेंसिटी 1, उस फ्लूइड की डेंसिटी बताएगी कि ये फलां फ्लूइड है, ग्रेविटी इनटू उसकी अपनी हाइट सिर्फ उतनी H1। फिर आगे फ्लूइड 2, फ्लूइड 2 को कौन बताएगा, उसकी डेंसिटी रो 2 इंटू जी इंटू हाइट, सिर्फ उसकी अपनी हाइट। फिर फ्लूइड 3 के रो 3 GH3। सही है, ये चीज़ सही है या P1 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच वाला काम ठीक है? हाँ जी, ये सही है ये भी वही, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत के अकॉर्डिंगली फिर उसके मुताबिक देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको उधर अभी न्यूमेरिकल आपने किया था ना, कि ये गैस का एक टैंक है, इसका प्रेशर फाइंड आउट अगर करना है तो कैसे होगा। इस पॉइंट पे अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं 1 के ऊपर, तो P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। अच्छा, एक और मज़े की बात आपने वहाँ पर नोट शायद किसी ने नहीं की, मैं चलिए आपको बता देता हूँ कि जब आपने P एटमॉस्फेरिक किया था प्लस रो जी एच किया था, आपको पता आप ये वाली हाइट छोड़ गए थे, ये जो हाइट है, ये जो यू शेप है ना, इसको किसी ने डिस्कस नहीं किया, क्या ख्याल है? वहाँ पे उसकी हाइट कितनी थी, 55 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ से भी रह गई है, यहाँ से ये वहाँ पे चीज़ नहीं की थी या की थी? सबकी पार्टिसिपेशन जो है बताएं ज़रा। हैं? नहीं की इसमें।
नहीं की थी, बाकी बताएं ज़रा, की थी या नहीं की थी? नहीं की थी। तो इसका मतलब पिछला क्वेश्चन गलत हो गया, उसको जाके सही करें फिर, या कोई और रास्ता निकालें। हम्म? सर अच्छा, रास्ता निकाल लें। रास्ता ही निकाल लेते हैं, चलिए। अच्छा, अब इसका रास्ता क्या है जी, कि होता कि ऐसा क्या होता है कि हमने उसको इंक्लूड नहीं किया या उसको डिस्कस नहीं किया। अब ज़रा गौर से देख लें कि इसको आपको ये ना कि ये चीज़ हमने कवर नहीं की, तो इसको मैं दो पार्ट्स में ज़रा ना इसको डिवाइड, यहाँ पे लाइन लगा के दो पार्ट्स में ज़रा डिवाइड करता हूँ। इसके आप ये मिडल जो पॉइंट है ना, उसके आधे इधर चीज़ है और आधी इधर चीज़ है, मैं उसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने की वजह से मज़ीद इसको मैं देखता हूँ ज़रा कि इसको मैंने ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये डिवीज़न आपको नज़र आ रही होगी लाइन। ठीक है, अच्छा अब देखना, ये जो मैंने एरो लगाया ना, इसने इधर को वेट की वजह से इधर को ही लगाएगा ना, क्या ख्याल है? इसका जो अपना वेट है, ये फोर्स इसकी इधर को ही लग रही होगी ना, नीचे को ही। यस सर। और इसका जो वेट है वो भी फोर्स इधर नीचे को ही लगा रहा होगा। ये देखिए, जी सर। ये जहाँ पे मैंने इनकी तकसीम की है ना, ये आधा टुकड़ा उधर को लगा रहा है, दोनों वैसे ज़ाहिरी तौर पे तो दोनों नीचे को ही लगा रहे हैं, उसी तरह मैंने बनाया। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। बात समझ लगी आपकी? कि जी। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। एक अच्छा, कैंसिल, ये तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट था ना, कि मिसाल के तौर पे इसकी रो जी एच आप ले भी लेते हैं, तो उसकी डायरेक्शन और है, इसकी रो जी एच की डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, तो दोनों रो जी एच एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हाइट तो सेम ही ना, जब दरमियान में से देखेंगे, आधा इधर है आधा उधर है, तो रो जी एच एक का एक तरफ लग रहा है, दूसरे का रो जी एच दूसरी तरफ लग रहा है, वो एक दूसरे को टेक्निकली भी कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा, इसका एक और आंसर, कि ये जो 1 और 2 पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप देखें तो ये 1 और 2 जो पॉइंट्स हैं उनकी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, सेम फ्लूइड है ना, मरकरी है ना दोनों पॉइंट्स पे। 1 और 2 के ऊपर अगर आप देखें, मैं इसको ड्राइंग को ज़रा क्लियर भी कर दूँ। ये देखें, 1 और 2 के ऊपर आप देखें, वो पिक्चर को ज़रा जेहन में लगेगा। 1 और 2 सेम फ्लूइड, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, यानी कि जो पॉइंट 2 पे आप फाइंड आउट कर रहे होंगे वही पॉइंट 1 पे आ रहा होगा। तो लिहाजा आप पॉइंट 2 पे करें या 1 पे करें, उनका आंसर सेम है। तो अगर कोई रो जी एच को ले भी लेता है, तो ये वाली जो रो जी एच होनी थी ना, उसने टुवर्ड्स द टैंक होना था, तो उसने पॉजिटिव हो जाना था। ठीक है, और ये वाली जो रो जी एच होनी थी, उसने टैंक से अवे जा रही है, देखे ना, ये एरो का डायरेक्शन टैंक से दूसरी तरफ है, तो इसके साथ क्या आ जाना था? माइनस। इसकी रो जी एच माइनस में होनी थी, दूसरे की प्लस में होनी थी, आपने सम करना था, उन्होंने कैंसिल कर देना था। तो देयर आर मल्टीपल वेज कि आप कॉन्सेप्ट अपना किस तरह बनाना है। ठीक है ना, तो इस वजह से जब यू शेप में ये काम इधर भी होना है, ये देखिएगा, ये मैं एक लाइन लगाने लगा हूँ, ये काम इधर भी होना है कि जब आपने इसको कर रहे होना है ना, तो ये भी जो यू शेप बन रहा है, इस ये दोनों पॉइंट्स को आपने नहीं लेना है इसको। साफ ज़रा ना बुक वाला लेगा। वजह क्या होगी कि वहाँ पर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सेम फ्लूइड, अगर ले भी आप लेते हैं तो एक साइड पॉजिटिव होगी एक साइड नेगेटिव होगी, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ये भला क्या है? ये पाइप अगर आप यू शेप में लेना, तो उसमें वाटर डालें, पानी वाला पाइप, तो उसको दरमियान से यू शेप बना लें, तो वो आधा वाला, वो दोनों पानी वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, बाहर वगैरह नहीं आ रहे। ठीक है, वाटर का ये कोई भी फ्लूइड ले लें, मेंटली तौर पे उसको अगर देखना हो, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट ही कर रहे होते हैं। अच्छा, ये पिक्चर एक
Good. सर वसीम कहाँ गए? बता के नहीं गए। चलो Where is Sarvasin? पता चल जाने देगा। प्रोजेक्ट क्या था आपका? हमारा था कंसंट्रेटेड सोलर पावर विद मल्टी लेवल मोटर। तो वो अभी जो पहला स्टेप था ना, उसको लाइट को कंसंट्रेट करके उससे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। वो काम तो तकरीबन हमारा हो गया था। फिर उसके बाद जो मल्टी लेवल मोटर था ना, एक तो सिंपल होता है, एक मल्टी लेवल होता है। उस मल्टी लेवल में बस वो बहुत मुश्किल है, टाइम काफ़ी लगेगा। वो सॉरी ज़रा इंटरप्शन आ गई थी बीच में। चलिए जी, हम जो कॉन्सेप्ट पहले मैं जो बता रहा था आपको, वो कॉन्सेप्ट था हमारा हाइट की कैंसिलेशन। तो वो क्लियर हो गया बात। अब मैं आगे उसको कंटिन्यू करूँगा कि हाइट कैसे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती है। क्यों हमने पिछली एग्जांपल में वो पॉइंट शामिल नहीं किया था 55 वाली में, ये यू शेप। जी स्टूडेंट, हो गया था क्लियर? यस सर। तो अब जो है इसको ज़रा देख लेते हैं कि पॉइंट 2 पे वो कह रहा है कैलकुलेट करना। अच्छा, तो इसमें बेहतर चीज़ ये कि मैं पॉइंट 2 पे भी एक दफ़ा कैलकुलेट कर दूंगा, 1 पे भी कैलकुलेट कर दूंगा। इक्वेशन को देखेंगे सेम ही रहेगी ना, लिहाजा ये भी इशू ख़त्म हो जाएगा कि सर अगर 2 पॉइंट्स हैं तो 1 पे इक्वेशन लिखनी है, 2 पे लिखनी है। इस तरह की जो एम्बिग्विटीज़ हैं वो मौजूद ही नहीं है, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। मिसाल के तौर पे पॉइंट 2 पे ठीक है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो उसने लिख दिया P2। अब P2 के ऊपर देखें कि P2 इस साइड पे ना, तो इस साइड पे देखिए कौन सा प्रेशर लग रहा है, P1 उसके ऊपर लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल P1, क्योंकि ये जो P1 लगेगा ना, ये 2 की डायरेक्शन में ही है। ये देखें, ये जिस तरह मैं कर्सर को लेके आ रहा हूँ, वो अंदाज़ होता है कि आपने किस तरह उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सो P1 प्लस ρ1 GA प्लस H, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। अब ये कौन सी चीज़ है? ये वाली चीज़ है, ये जो पिंक से कलर में हमको नज़र आ रहा है। अब इसकी हाइट क्या है वो पहले देख लें। हाइट उसने लेबल की हुई है, इतना सा टुकड़ा H है और ऊपर वाला टुकड़ा A है, यानी कि H प्लस A ये हाइट है। ठीक है, A प्लस H ये उसकी हाइट होगी। और इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है? ρ1 इंटू G, ये वाला फ्लूइड हो गया। अच्छा, अब ये देखना, ये किसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव है। तो इसके साथ पॉजिटिव क्यों है? ये वाला जो फ्लूइड है वो वेट की वजह से नीचे को फोर्स लगा रहा होगा या ऊपर को लगा रहा होगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ लगा रहा है। तो जब उसकी नीचे की तरफ फोर्स लगेगी तो वो 2 की सिमत में होगी या 2 के ऑपोजिट होगी? क्योंकि 2 वो वाला पॉइंट है जहाँ पे आप इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, 2 इज़ द पॉइंट जिसके ऊपर आप इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगी ना फिर दो के। जी मैंने कहा ऑपोजिट हो जाएगी फिर 2 से। उससे ऑपोजिट हो जाएगी। अच्छा, और कोई कमेंट इस पे देना चाहिए? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि 2 से ऑपोजिट हो जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट, और किसी ने कोई कमेंट देना इस पे भाई? सारों की पार्टिसिपेशन ही है, अकेले नहीं मंजिल पे पहुंचना है।
जी लगता है वो निकल गए हैं सारे हैं। चलिए नहीं सर इधर ही है लेकिन वो देख इधर रहे ही हैं हैं देख। लेकिन मोबाइल थोड़ा दूर रख के अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। अच्छा जी एक बड़ा जूम में अच्छा फीचर है माइक ऑफ और बाकी यानी कि रोज़मर्रा ज़रूरियाती ज़िंदगी वैसे चलें यानी हो। अच्छा इसने ये कहा है कि एक इसने आंसर दिया कि सर वेट डाउनवर्ड होता है ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये टू के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ये उसके ऑपोजिट लगा रहा है। इसने कहा सर ऑपोजिट लगा रहा है लेकिन ऑपोजिट नहीं लगा रहा। वो किस तरह से वेट ये देखिए ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ वेट ये नज़र आ रही है पेंसिल जो चल रही यस सर। ये मैं फोर्स की आपको बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टू के डायरेक्शन में जा रही थी गई है या ऑपोजिट गई है। ये जो डक्ट नाली है उसके थ्रू ये दो की सिमत में गई है या दो के ऑपोजिट गई है। जैसे जैसे मैंने कर्सर मूव किया है प्रेशर इसका थ्रू डक्ट लगेगा या फट के लगेगा। टुवर्ड्स इस टू गया। टुवर्ड्स टू लग रहा है ना ये ऑपोजिट टू नहीं है। यस सर। ठीक है ऑपोजिट वाली भी चीज़ें जो बनेगी वो भी दिखाएंगे। तो ये दो की तरफ है। अब ये तो क्लियर हो गया ना। अब आ जाते हैं दूसरे वाले को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ये वाला जो है तो इसमें अगर आप देखें तो ये मैंने कर्सर मूव कर रहा हूँ मैं इस शेप को कंसिडर नहीं करूँगा। ये जो यू बन रहा है ना थोड़ा सा सेम क्यों इसको क्यों कह रहा हूँ कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि ये यू शेप पे ए और बी पे अगर आप देखें ना तो सेम फ्लूइड है सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो लिहाजा मैंने इतनी ये डायरेक्शन ये मैंने इतनी हाइट नहीं लेनी। ये नीचे मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ और ये पिछले डायग्राम में भी आपको दिखाया था कि सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन है तो सेम प्रेशर रहता है। लेकिन ये जो हाइट है ये जिसको मैं लेबल करने लगा हूँ ये हाइट तो कंसिडर हम करेंगे ना। तो इसको कंसिडर करने के लिए ठीक है ये जो एच वाली हाइट है इसको मैं कंसिडर करूँगा। तो इसको जब अगर आपने कंसिडर करना है तो उसके लिए फॉर्मूला फिर लिखें। सबसे पहले तो उसकी डेंसिटी ठीक है। तो जब आपने डेंसिटी लिखनी चाहिए तो डेंसिटी आपको पता है मटेरियल कुछ और है। मटेरियल देख लें कि इसका क्या कलर है क्या इसकी डेंसिटी है। साफ ज़ाहिर है अभी यहाँ पे तो न्यूमेरिकल नहीं ना वहाँ पे तो दी होंगी चीज़ें। तो रो टू इंटू जी इंटू एच उसकी हाइट जितनी भी उसकी होगी यहाँ पे वैसे ही एच बन रही है तो जितनी भी उसकी हाइट होगी वो आप साथ में लिख लेंगे। और उसके ऊपर देखें कि ये वाला जो है ये वाला फ्लूइड ये हम पहले कंसिडर कर चुके हैं। कहाँ पे किया इसको कंसिडर ए प्लस एच में। ये देखें ए प्लस एच में इसको हमने जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया है। अच्छा यहाँ पर एक और दफ़ा लिख रहा है और साथ में माइनस साइन है। अब उसको देखते हैं कि ये क्या कंडीशंस आपस में क्यों लिख रहा है और माइनस साइन क्यों आ गया बीच में। इसको भी ज़रा देखते हैं। अच्छा साथ में बल्कि इससे पहले ये वाला माइनस साइन ज़रा क्लियर कर लेते हैं। रो टू जी एच वाला माइनस साइन ना। अच्छा इसको देखें ये अब इस पर बड़े गौर तलब बात है। इसमें सारों ने पार्टिसिपेट करना है कि ये जो हाइट है वेट की वजह से फोर्स इसके नीचे को लग रही होगी या ऊपर को लग रही होगी। ये वाली जो इतनी सी हाइट है जिस पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये वेट जो होता है W = mg ये वेट इसका फोर्स नीचे को लगा रहा होगा या ऊपर की तरफ लगा रहा है। हाँ जी बाकी भी बताए ना भाई सारे कि ये जो है ये वेट ये फोर्स नीचे को लगा रहा है या ऊपर को लगा रहा है। कोई और बता दे। ये एक ही बंदा बेचारा बोल ही जा रहा है उतनी देर से। हाँ जी ये ये जो ऊपर को इशू है लगा रहे हैं वेट जो होता है वो ग्रेविटी की तरफ फोर्स लगाता है या ऊपर को लगाता है। सर। वेट नीचे मतलब वेट तो नीचे जाएगा लेकिन ये जो फ्लूइड है ये रेड वाला ये ऊपर की तरफ मूव करेगा यहाँ से एच से। बिल्कुल भी ये बताता हूँ। नहीं इसने क्या काम किया है कि ये वेट इसका नीचे को फोर्स लगा रहा है। उस पर मुझे ज़रा ड्राइंग वाला एक मिनट लेके आने ना। वेट फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड ना तो उसको ज़रा हम क्लियर कर लेते हैं फिर। क्या भेजिए आपकी चीज
ये वाला जो वेट है इसकी बात हो रही थी, वेट हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ ही फोर्स लगाता है। अब जब फोर्स यूँ नीचे को लगेगी, ये फोर्स जब नीचे को लगेगी तो डक्ट के दो रास्ते हैं, डक्ट इधर ऊपर को भी जा सकते, मतलब डक्ट में ऊपर वाला रास्ता भी है, डक्ट में ये नीचे वाला रास्ता भी है। तो जब ये फोर्स नीचे को लगेगी तो ये फोर्स किस तरफ से आ रही है, ये मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फोर्स इधर को जा रही है लग के, ठीक है, डक्ट में दोनों रास्ते मौजूद है ना। तो आप मुझे ये बताएं कि जब वेट नीचे को लगा है, ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, ये दो की तरफ है या दो के ऑपोजिट है? सबसे तो पहले मुझे बताएं सारे ये 6 जितने भी लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं क्लास के, 2 कौन सा पॉइंट है, 2 किधर पड़ा हुआ है, कौन सा पॉइंट जो वो 2 है? तो जो बी के ऊपर है, हैं? किसके ऊपर है? कौन से की बात कर रहे हैं सर आप? एक ही है, कौन से वाला, ये मैं कौन सा कपड़े की नहीं मार्केट सर, वो में तो देख एक ही है सर। पॉइंट 2 तो सर यही है सर, ये जो 1 के दूसरी तरफ लगा हुआ है पॉइंट अच्छे वाला जो पॉइंट 2 है ना। तो जो पॉइंट 2 है वो आपके पास, उस पर ज़रा B2 की बात ये पॉइंट 2 आपके पास, ये ये एक ही होना था, मैं बात करूं या आप करें। तो उसमें मसला ये है ना कि अवाम आखिरी वक्त जा रहा है ना, तो तकरीबन सोई हुई है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी काम की बात मुझे खैर डिस्कस करनी है। सो अब जब इसका वेट नीचे को लग रहा है तो ये जो फोर्स लगा रहा है वो 2 की तरफ नहीं है, 2 के ऑपोजिट है। पॉइंट 2 तो ऊपर पड़ा हुआ टॉप पे, और ये नीचे को फोर्स लगा रहा है। ये आपको ड्राइंग नज़र आ रही है जो मैंने साथ में बनाई हुई है? यस सर। जी सर। ये जब वेट नीचे को फोर्स लगाएगा तो नीचे को जब लगाएगा उसका रास्ता क्या बन जाएगा, ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इस तरफ को, ठीक है। तो ये 2 की डायरेक्शन में या 2 के ऑपोजिट है? ऑपोजिट है सर ऑपोजिट है सर। ये 2 के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे सिंबल में देखिए साइन के साथ क्या है, माइनस साइन है। तो ये वो बात थी कि ये टुवर्ड्स 2 है जो ऑपोजिट टू द 2 है। अब इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ कि ये प्लस क्यों है। खैर पहले भी बताया था। तो अब ये प्लस इसीलिए है कि ये जो फोर्स लगा रहा है ना, ये देखें, इसका वेट फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और नीचे की तरफ जब फोर्स लगेगी तो इसने इस डक्ट के रास्ते के थ्रू किधर को जाना है, ये देखें, डक्ट के रास्ते के थ्रू ये होती हुई किधर को जा रही है। ये 2 की सिमत में है या 2 के ऑपोजिट है? 2 की तरफ लग रही है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप रो 1 वाली चीज़ लिख रहे थे तो उसके साथ प्लस का साइन आया था, ठीक है। जब अगली दफ़ा आपने लिखा तो उसके साथ माइनस का साइन है। अब इस पोर्शन को भी देख लेते हैं, ये जो पोर्शन है इतना सा, ठीक है, कि ये क्या काम कर रहा है। ये जब आपने इसको लिखने की कोशिश की, इस वाले पोर्शन को, तो इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी थी रो 1, कलर से पता लग रहा है ना कि वो एक टाइप का कलर। इसकी ग्रेविटी थी G और इसकी हाइट है A। अब देखना ये कि इसके साथ भी माइनस क्यों है, तो इसका वेट किधर को फोर्स लगा रहा है, नीचे को। तो वो 2 के ऑपोजिट लग रही है फोर्स। अगेन वो फोर्स कहाँ पे लग रही है, 2 के पॉइंट 2 की तरफ नहीं लग रही है, अब 2 से ऑपोजिट लग रही है। तो अगेन इसके साथ भी सिंबल कौन सा आया हुआ, माइनस का। तो जहाँ पे 2 की तरफ होगा, यानी कि कोई भी पॉइंट जहाँ पर आप इक्वेशन लिख रहे हैं उसके सिंबल की तरफ अगर फोर्स है तो वो पॉजिटिव है, और अगर उससे अवे है तो वो नेगेटिव है। अब अगले लेक्चर में हमने किस पे डिस्कशन करनी है, अभी वो करवा नहीं रहा, वो आपको दिखाता हूँ, जो कि आपने रीड आउट करके आना, उस पर हमने डिस्कशन करनी है। वो जो हमारे पास चीज़ है, यही जो हमने काम किया, ये न्यूमेरिकल बना हुआ है, ये देखो। इसमें अब 3 कलर हैं, मैं करवा नहीं रहा, अगले लेक्चर के लिए बता रहा हूँ चीज़ें। ये कुछ और कलर है, ये दरमियान वाला और कलर है, ये और कलर है। एक वाटर है, एक मरकरी है, एक ऑयल है। हाइट्स वगैरह डिफरेंट हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप चीज़ें लिखने की कोशिश करें। आपने देखना है कि किसी के साथ पॉजिटिव है, किसी के साथ नेगेटिव है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मिसाल के तौर पे एक के साथ नेगेटिव है,
ये 2 के साथ पॉजिटिव लिखा हुआ है। जब आप इसको कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो P2 है वो बाहर की तरफ ओपन है, तो इसका P2 यहाँ पर क्या है, P एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, ये P एटमॉस्फेरिक है। और ये जो P1 है वो इस टैंक के अंदर है, वो एक एब्सोल्यूट P1 है। और ये वाला जो 2 है वो बाहर ओपन है, तो वो P एटमॉस्फेरिक होगा उसका, ठीक है। लिहाजा उसके मुताबिक फिर आपने देखना है कि पॉजिटिव हैं ये चीज़ें या नेगेटिव हैं। तो फिर अगेन अगले लेक्चर में यहाँ से हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले अपना जहन बनाएंगे कि पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है, समझ आती है बात नहीं आती। समझ गया तो ठीक है, नहीं समझे तो आपकी एक लॉजिक होनी चाहिए, एक आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर आप मेरे पॉइंट से या बुक वाले के पॉइंट से डेविएट करें। अगर इख्तलाफ भी है तो उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पता हो कि अच्छा ये इशू है तो इसको कवर हमने कैसे करना है। ये नहीं है कि बस वो पता ही नहीं है कैसे सॉल्व करना। सो समझ आ गया तब भी ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, उसको पढ़ें, एक कॉन्सेप्ट बनाएं, फिर देखेंगे कि अच्छा यार इस कॉन्सेप्ट को बेहतर कैसे करना है। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आपके जहन में कोई चीज़ ही नहीं है, कोई तस्वुर ही नहीं है, तो फिर मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। तो लिहाजा जब अगले लेक्चर में आना है इसको आपने स्टडी करके आना है, इसको थोड़ा देखना है, कुछ जहन बनाना है कि अच्छा यहाँ ये चीज़ सर मुझे समझ आती है, यहाँ से आगे नहीं पता लग रहा होता ये क्या है, वो थोड़ा रीज़नेबल वे में, ठीक है जी। तो अब ये जो एंड पे आए थे वो अटेंडेंस लगवा लें, बाकी ठीक है, मीटिंग लीव कर दें। एंड पे लीज़ा ये और कौन आया उसको, तलहा की भी अटेंडेंस हो चुकी है, अहमद जब्बार की भी हो चुकी थी, उस्मान शरीफ की भी अटेंडेंस हो चुकी है, मीटिंग लीव कर दें। और तलहा भी मीटिंग लीव कर दें। ठीक है सर। आपकी मैं अटेंडेंस मार्क करता था तो आप लेट क्यों नहीं है, पहले मेरी